हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। और पिछले में हमने बच्चों किया था गैस लॉज को। पिछले टॉपिक में हमने गैस लॉज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ 2 3 4 क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के कौन सा न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और मेनली मैंने 2 3 न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, जो उनमें ये बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जाके फंसते हैं, ठीक है। तो बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं 2 3, हम पहले वो देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। बड़ी सिंपल सी प्यारी सी थ्योरी है, जिसके बेसिस पे आप सारे गैस लॉज भी निकाल सकते हो और जिसके बेसिस पे हम आगे की टर्म में काफ़ी आर्टिकल्स करते हैं, काफ़ी चीज़ें, इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर की या प्रेशर की वैल्यू या उनसे बॉयल्स लो, चार्ल्स लो के प्रूफ वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें करते हैं हम इसके बेसिस पे। तो पहले इसको समझेंगे और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं वो करेंगे, है ना। चल शुरू करें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन द गैस लॉज। तो न्यूमेरिकल करते हैं कुछ एक। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया होगा, क्या कैसा दिया होगा, कैसे निकालना होगा, कौन सी चीज का ध्यान रखना होगा। तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन कि एक गैस है, अ गैस इज कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, राइट, at a temperature of 20 degrees Celsius, at a temperature of 20 degrees Celsius and certain pressure P1, ठीक है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर P1 ये दे दिया हुआ है। आगे क्या पूछा है, इफ द गैस इज heated to a temperature of, let's say this is 1, this is 2, 60 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कर दिया उसे, तो आपको बताना है फाइंड प्रेशर। कितना होगा प्रेशर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। उसी गैस को एक कंटेनर में रखा है। अब कंटेनर में रखने का मतलब उसी गैस को गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया और प्रेशर पूछ लिया कितना है। तो क्योंकि कंटेनर सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है ना, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वो तो बदला नहीं। गैस भी कुछ ना तो निकाली ना डाली, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के सेम है। और जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो हमें पता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, राइट। कौन सा लॉ है, गेल-लुसाक लॉ, प्रेशर ऑफ लॉ ऑफ प्रेशर्स, है ना, लॉ ऑफ प्रेशर्स ये है। कर दो बस, सिंपल है, हो गया। अब देखो क्या होगा, हम इससे लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, राइट। और T1 अपॉन T2 तो इसके वजह से हम लिखेंगे P1 अपॉन P1, तो प्रेशर तो P1 ही था, ये P2 ही था। अब ध्यान देना, दिस इज 20, दिस इज 60, P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 60, ये कट गया, 1/3 हो गया, 3 इधर चला गया और P2 इधर आ गया, यानी कि P2 हो गया 3 टाइम्स ऑफ P1। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ गया और जिनको ये लगता है बिल्कुल ठीक, वो ज्यादा ध्यान दें। जिनको लगता है ये गलत, वो मेरे को बताएं कमेंट करके क्यों गलत। तो जल्दी से बताओ कि क्या गड़बड़ है इसमें। आंसर गलत है, आंसर पूरी तरह से गलत है, ठीक है। क्या गड़बड़ है, यस। तो अब ध्यान से सुनना, क्या गड़बड़ है इसमें। इसमें गड़बड़ ये है, मैंने जब आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन सिखाई थी, जिसमें हमने जिस लेक्चर में वो सीखा था टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके डिफरेंट यूनिट्स क्या हैं, उसमें हमने उसमें भी बात की थी कि टेम्परेचर को आपने डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना,
आपने क्वेश्चंस निकालने हैं केल्विन स्केल पे। केल्विन जो है वो एक एसआई यूनिट है और उसी पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, 20/60 हमने गलत किया है, नहीं करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करते ही रहते हैं और बाद में कहते हैं कि ये कहाँ गड़बड़ हो गई जी। प्रॉब्लम में फंसते पता है कब है? प्रॉब्लम में तब फंसते हैं जब वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस की जगह 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया होता है, ठीक है। और 0 दोगे तो आप जहां पे भी 0 को लेके आओगे वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, है ना, सब 0 0 0 हो जाएगा। ऊपर 0 आया तो चलेगा भी, अपॉन में 0 आ जाता है तब तो वैसे ही कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो लेना है यूनिट्स को वो केल्विन स्केल पे लेना है। सो आई विल राइट इट एज P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 और T2 जो है दैट इज 60 प्लस 273 एंड T1 इज 20 प्लस 273 और ये कितना हो जाएगा, यस ऐड कर दो और फिर डिवाइड कर देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज 293 राइट एंड दिस इज 333, ठीक हो गया। अब डिवाइड करके इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग 14 आ जाएगा और ये P1 इधर ले जाओगे तो P2 विल बी इक्वल टू 1.14 अगर आता है और P1 टाइम्स ये हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। तो पहली गलती मेजर मिस्टेक थी, ध्यान रखना टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं यूज करना, आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होगे, ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे होगे, उस टाइम पे जो गलत वाला आंसर होगा वो भी ऑप्शन में ही होगा। वो ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन रैंडमली लिख दिया 1 2 3 4, वो बड़ी प्लानिंग करके लिखी जाती हैं ऑप्शंस और उसमें ये सोच के रखा जाता है कि यहां पे बच्चा फंसेगा, यहां पे गलती करेगा, यही वाली ऑप्शन दूसरी बनाओ, ठीक है। तो 1.14 अगर ऑप्शन ए होता तो 3P1 ऑप्शन बी मिलना था, तो ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी एक बात सीखने वाली है। न्यूमेरिकल 2 करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आइडियल गैस इक्वेशन से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, उससे आपको आर की वैल्यू निकालनी है, कितनी है। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मैंने उसकी वैल्यू बताई नहीं थी, है ना। हमने पीवीटी की बात कर ली थी, एन की बात कर ली थी, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ की बात कर ली थी। आर को हम हमेशा कांस्टेंट 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 लेके चला देते थे काम। अब उसकी वैल्यू पूछी है और कहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन से निकालो, पर बाकी की चीजें चाहिए, है ना। तो बाकी की चीजें दे दी आपको, एसटीपी ले लो, एसटीपी और 1 ग्राम ऑफ गैस का वॉल्यूम ले लो 22.4 लीटर, ये फिक्स ही है। 22.4 लीटर जो है वो उसका वॉल्यूम होता है। हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी आपको पता होना चाहिए, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.1013 इंटू 10⁵ पास्कल्स और टेम्परेचर जो है 273 केल्विन। ये जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के हिसाब से हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, 1 ग्राम है और 22.4 लीटर जो है वो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। ओके, तो इसमें बस कुछ नहीं करना, 1 ग्राम भी लेने की क्या जरूरत थी, सिंस 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ओके, बस कुछ करना ही नहीं है, क्या दिक्कत है, वैल्यूज पुट कर दो। पीवी 1 मोल के लिए इक्वेशन ले लो, पीवी इज इक्वल टू आरटी 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, राइट, 1 मोल के लिए। और आर जो है वो दैट विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन टी और प्रेशर कितना है वो दिया हुआ है। अगर यहां से ऐसे ना लिखा हो
तो आप ऐसे लिख लो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हो सकता है ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए। 76 सेंटीमीटर का मतलब प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, इट इज H रो जी। H कितना दे दिया 76 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर दो। रो कितना होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी, अगर पता हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है 13.6 होता है इंटू 10⁻³ यस इंटू 10⁻³ होता है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। तो ये प्रेशर हो जाएगा। वॉल्यूम भी लेना है, वॉल्यूम भी ले लो, इंटू 22.4 लीटर भी कर दो। टेम्परेचर लेना है 273 कर लो। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स कौन से दिए हुए हैं, लीटर में दिए हुए हैं ना, लीटर में दिए हुए हैं, लीटर में। एसआई यूनिट्स कौन से होते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, और ये बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है। दिस इज 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, बस खत्म हो गया। तो 22.4 लीटर कितना होगा, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो अब आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो, कहानी खत्म। डन, सिंपल था। ओके, एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से यही न्यूमेरिकल एक बार और करते हैं। इसमें एक बात और सीखने वाली है, मैं पहले वो सीधी सीधी बता देता हूं। एक्चुअल में इसमें 1 ग्राम नहीं 1 मोल दिया हुआ। हाँ, अब इसे हम किसी और गैस के लिए करते हैं। तो जब हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT, दिस R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है कुछ 8.314 के करीब, 8.314, ठीक है। इसमें यूनिट्स क्या होते हैं इसके, ये देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी या वर्क डन, दिस इज वर्क डन, पीवी इज वर्क डन। अपॉन में आप लेके जाओगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल के साथ साथ लेके जाओगे आप टेम्परेचर को भी, तो यहां पे हो जाएगा केल्विन। सो दिस इज 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जाउल पर मोल पर केल्विन, तो यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक। अगर आप कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहो, जाउल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, डिवाइड कर दो इससे 4.18 से, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 2 के करीब हो जाएगा, ठीक है, 1.91 समथिंग आ जाता है, 2 के करीब आ जाएगा। तो ये वैल्यूज भी आपको याद हो जाएंगी कैलोरीज में भी। अदरवाइज ये वाली वैल्यू याद रखो 8.314 जाउल की, और उससे हमारी आर की वैल्यू पता लग गई हमें। ओके, सो दिस इज फॉर 1 मोल, हमने किस में निकाला, 1 मोल में हो गया। लेकिन 1 मोल में मास कितना होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट वो होता है ना 1 मोल में कितने ग्राम, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है। अगर 1 ग्राम के लिए लेना हो तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, इसे R/m ले लेते हैं, एंड दिस R/m इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रिटन बाय स्मॉल r। और ये स्मॉल r किसके लिए, 1 ग्राम के लिए, क्योंकि आपने टोटल मास से डिवाइड कर दिया उसे। कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम, ठीक है। अब r कांस्टेंट है, ध्यान रखना, जो मर्जी गैस ले लो सभी के लिए सेम है, लेकिन m मॉलिक्यूलर वेट वो अलग अलग होता है। जैसे आप अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अगर आप ऑक्सीजन ले लोगे
तो उसका कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, एटॉमिक नंबर 8, मास 16, और मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का बनता है वो 2 ऑक्सीजन एटम लेके बनता है, तो दोनों का 16 + 16 इट इज अराउंड 32। तो इसका कैपिटल M 32 है और इसका कैपिटल M ओनली 2 है, तो ये फर्क है। तो इस हिसाब से स्मॉल r की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है, लेकिन कैपिटल R की वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम रहती है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो कहीं पे आपको गैस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उस गैस के हिसाब से आपको भी उसका मास से डिवाइड करके भी आंसर निकालना हो सकता है, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए, आई होप क्लियर होगा सब यहां तक, और सब क्लियर ही हो, सब साफ ना हो, ठीक है। अगर डाउट्स जो भी हैं, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है आपने, हम करेंगे, और वो भी आपने भी करनी है। कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टेप पे तो वो भी सीख लेना है, वो पूछ लेना है मेरे को, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पार्ट आप चाहते हो कि उसे मैं ज्यादा एम्फसाइज करके कुछ 2-4 ज्यादा एग्जांपल्स देके समझा दूं, तो वो भी आप कमेंट में लिख देना, मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। एक बार हमने ये मेन सारी चीजें इसकी सीख ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये बड़ी एक सिंपल सी थ्योरी है, हालांकि बहुत ही मुश्किल थी समझनी और एक्सेप्ट करनी शुरू में, लेकिन अब ये वाइडली एक्सेप्टेड है और इसमें हम बड़े अच्छे से इसे समझ लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है, बड़ी बच्चों आराम से समझना तसल्ली से, इतनी सिंपल है कि इसके सारे पॉइंट्स आप खुद अपने आप सामने ही सोच के रख सकते और लिख सकते हो आराम से। ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर कोई गैस है, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स बना दिए, और मेरे को लगता है इस नोटेशन को, इस परसेप्शन को सभी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं आराम से, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं गैस मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, है ना, रैंडमली। बना दिया मैंने, ठीक। इन गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में जो मेन बातें हैं सारी, वो बताती है काइनेटिक थ्योरी। और क्या क्या बताएगी, वो हम कहेंगे कि ये इसकी अजम्पशंस हैं, मतलब इसे समझ में आता है कि ये चीजें होती हैं, पर ये नहीं है कि ये हम प्रूव कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ ये ऐसा 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 है, ठीक है। ये इसकी अजम्पशंस हैं। ओके, तो पहला पॉइंट समझते हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ 7-8 अजम्पशंस हैं इसकी। 8 अजम्पशंस आप अच्छे से एक एक करके, हम जो बातें हमें समझ में आती रहेंगी, याद आती रहेंगी, हम लिखते रहेंगे, ठीक है, और थ्योरी खत्म हो जाएगी। इतनी ही बात है इसमें। तो जैसे कि गैस में क्या है, सारा गैस में मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आती है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये जो है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही हैं, सेम। अगर हम एक ही गैस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक होगी बात, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। अगर आप गैस बदल दोगे तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, अदर गैस लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ली, मैंने बोला ये डॉट जो है ये हाइड्रोजन गैस का है, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का होगा, और जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होगा वो बिल्कुल इसके जैसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं ऑक्सीजन भी मिक्स कर दूं, इसी गैस में, इसी कंटेनर में मैं ऑक्सीजन भी डाल दूं, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन कोई और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जैसा होगा,
कोई और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जैसा होगा। ठीक है, तो अगर सेम गैस है तो सारे मॉलिक्यूल सेम, अगर गैस अलग है तो फिर हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो अलग। ठीक हो गया? ओके, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स हमने कैसे बनाए? स्फेरिकल। हम मान लेते हैं दीज आर स्फेरिकल, डॉट लाइक है, मान सकते हैं, मान लिया। अच्छा, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज जो है, मॉलिक्यूल का साइज वो कितना है, और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, वो भी हम चेक करेंगे। फिलहाल हम मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन कैसा है इनका? रैंडम है, बिल्कुल रैंडम। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आती है कि सारे मॉलिक्यूल्स, इस कमरे में गैस है ना, इस रूम में गैस है, आप परफ्यूम छिड़कोगे तो दूसरी गैस छिड़क दोगे, राइट? तो हमें क्या समझ में आता है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर ऐसे ऐसे कहीं भी भाग रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल टिक तो बैठे नहीं है एक जगह, हाँ जी हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं, है ना? सॉलिड के मॉलिक्यूल थोड़ी हैं, गैस के हैं। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेस्ट पे नहीं रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इधर उधर यहाँ वहां इधर टकरे खा रहे हैं, एक दूसरे में बज रहे हैं, बीच में कोलाइड कर रहे हैं। तो उनका मोशन कैसा है? रैंडम है। रैंडम मतलब इधर उधर कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपने आप ऐसे नहीं है कि चक्कर खा रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ठीक है, जब तक के किसी से टकरा ना जाए। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, मैं मॉलिक्यूल हूं, ये मॉलिक्यूल है, ये सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इधर टकराया, और फिर जिस एंगल पे टकराया उसी एंगल के हिसाब से अगली डायरेक्शन में चलने लगा। यहां से कोई और मॉलिक्यूल आ रहा था, वो ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आपस में कोलाइड करे, कोलाइड करके फिर जो कोलिजन की वजह से इनका पाथ चेंज होगा वो उस रास्ते पे सीधा निकल लिए, उसे कोई और टकरा गया, वो उससे मुड़ गया। तो ऐसा हो रहा है, ये मॉलिक्यूल यहां पे गया, इससे टकराया, यहां पे चला गया, जब तक सीधा चलता रहेगा, जब तक किसी से टकराएगा नहीं, टकराएगा फिर डायरेक्शन बदलेगा, फिर टकराएगा फिर डायरेक्शन बदलेगा, फिर टकराएगा फिर डायरेक्शन बदलेगा, टकराएगा डायरेक्शन बदलेगा, टकराएगा डायरेक्शन बदलेगा। तो मॉलिक्यूल्स तब तक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं जब तक कोलाइड ना कर जाएं किसी के साथ। ठीक है, वैसे उनका नेचर क्या है, मतलब वो कैसी शेप है? परफेक्ट स्फेरिकल है, इलास्टिक स्फीयर है। ठीक है, मॉलिक्यूल का खुद का साइज कितना है? बहुत ही छोटा, लेकिन वो ट्रेवल कितना कर रहा है? ये पूरा रूम वो कई बार ट्रेवल कर चुका है। रूम जो कि 10 रेज टू द पावर, लेट्स से 10 मीटर का रूम है कोई, और उसका साइज कितना है? 10 रेज टू द पावर -19 या -15 ले लो या -12 ले लो, तब भी जो उसका साइज है उससे कई गुना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ठीक है कि नहीं? उससे कई गुना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इसीलिए उसे बोलते हैं इट्स ए पॉइंट मार्क, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मींस उसका साइज आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, या ये बोल सकते हो कि जो गैस एक छोटी सी डब्बी में भी आ सकती है, इस मार्कर की इंक में भी आ सकती है, पेन की इसमें भी आ सकती है, वो पूरे कमरे में, पूरे रूम में फैली हुई है, बहुत बड़े रूम में। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऐसे ही ले लो चाहे। ठीक है, तो इसे ही हम लिख रहे हैं द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और द मॉलिक्यूल। एक और पॉइंट हम लिखते हैं, द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। तो यहां पे मैं इसे थर्ड पॉइंट बना देता हूं,
इसे भी एक पॉइंट बना दूंगा ना, तो इसे फोर्थ कर देता हूं और इसे फिफ्थ कर देता हूं। ये भी हमें पॉइंट्स पता लग गए हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडम मोशन में है, ये तो हमने बात कर ही लिया है। उसके बाद सारी अलग अलग डायरेक्शन में और क्या हो सकता है, कोलिजन कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट सीखते हैं इसी में कि जब ये कोलिजन करते हैं ना, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये सिर्फ तभी इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन ओनली व्हेन दे कोलाइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के पास आ गए तो एक दूसरे को खींचने लग जाएंगे कि आजा भाई चुंबक की तरह, ना, ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या होगा, ये एक दूसरे पे सिर्फ तभी फोर्स लगाएंगे जब एक दूसरे के बीच में बजेंगे, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तभी फोर्स लगाएंगे। ये नहीं कि पास से निकला तो उसने खींच लिया उसे, या पास से निकला तो धक्का मार दिया, ये नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या होने वाला है, सिर्फ जब टकराएंगे तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तभी इनके बीच का इंटरेक्शन होगा, उसके बिना कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और बात कि कोलिजन जो है, कोलिजन जो है दैट इज वेरी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब बस हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोलाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये है, ये मतलब जस्ट इंस्टेंट, जस्ट एन इंस्टेंट। जितने देर में आप अपनी आईज नहीं ब्लिंक करते, उससे जल्दी, बहुत 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 जल्दी ये कोलाइड करके एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स। सोच के देखो कितना छोटा ही है। 1 सेकेंड हमें पता लग रहा है कितना है, 0.1 पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है, 0.0000001, इससे भी छोटा, इन्हें इतना टाइम भी नहीं लगता कोलाइड करने में, ठीक है। तो ये कोलिजन बहुत ही इंस्टेंटेनियस है और ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस है, और ये सिर्फ जब तभी होता है, जब होता है तभी ये इंटरेक्ट करते हैं, इसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ठीक। दैट्स इट, ये मेजर सारे पॉइंट्स हो गए हैं। इसी में मैं एक डेफिनेशन और बता दूं आपको, और फिर हम आज के समाचार समाप्त करेंगे। दैट इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा ये कंटेनर है, ये मॉलिक्यूल है, इधर उधर भाग रहा है, किसी से टकरा रहा है, फिर जा रहा है, फिर किसी और से टकरा रहा है, फिर जा रहा है, किसी और से टकरा रहा है, फिर जा रहा है ना। तो ये जो टकराने वाला टाइम है ये बहुत ही कम है, और जब तक वो किसी से नहीं टकराता तब तक वो क्या कर रहा है, फ्रीली इधर उधर इधर उधर 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 फ्रीली मूव कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो ये जो फ्रीली मूव करने वाला पाथ है, यानी कि दिस वन और दिस वन और दिस वन, ये जो सारा पाथ है, दिस इज फ्री पाथ, दिस इज फ्री पाथ, ठीक है। अगर आप सारे फ्री पाथ ले लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सारे फ्री पाथ लेके उनका एवरेज ले लो एक तरह से, देन इट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या है, जो फ्रीली पार्टिकल बिफोर द कोलिजन, जो फ्रीली पाथ ट्रैवर्स करता है, ट्रैवल करता है, उन सभी पाथ को हम फ्री पाथ बोलते हैं, और उनका एवरेज जो है उसे हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर है कि हाँ, ऑन एन एवरेज हर पार्टिकल बिफोर द कोलिजन इतना तो ट्रेवल कर ही लेता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा है, जैसे दशहरा ग्राउंड में आप जाओ, दशहरा ग्राउंड में भगदड़ मची हुई है, इधर उधर सब भाग रहे हैं, ठीक है, और आपको पता भीड़ है, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं हम, तो आप जाके किसी ना किसी के साथ टच होने वाले हो,
फिर यहाँ पे टच हुए 3 कदम के बाद, यहाँ पे टच हुए 4 कदम के बाद, यहाँ पे टच हुए 2 कदम के बाद, तो आप कहोगे हाँ ऑन एन एवरेज में 3 कदमों के बाद, आफ्टर एवरी 3 स्टेप्स मैं जो है वो मैं किसी ना किसी को कोलाइड करता हूं। वो हो सकता है 3 की जगह 2 कदम हो जाए, कभी 4 कदम हो जाए, कभी 2 कदम कभी 4 कदम, बट ऑन एन एवरेज 3 स्टेप्स के बाद मैं किसी ना किसी को कोलाइड करता हूं। इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ। और इसी के साथ काइनेटिक थ्योरी के मेन हमने सारे असम्पशन, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं गैस लॉज पे, और यहाँ तक का काम अब पढ़ के आना। इसके बाद हम बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, इसी के बेसिस पे हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टारगेट होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। हमने बोला ना गैस जो है वो दीवारों पे टकराती है, कोलिजन करती है वॉल्स पे, है ना। और हमने पहले वाली क्लास में भी सीखा था कि जिस फोर्स के साथ ये जितने एरिया पे कोलाइड कर रही है, उस फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। तो उसी की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी होती है, किस हिसाब से कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी से वो उसे टकरा रही है। ठीक है, तो इसे सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और जो भी डाउट्स हों वो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता देना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बात हमें अगर समझ में नहीं आई, ऐसे तो कम ही चांस है, पर अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, वो हम अगली क्लास में वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और पढ़ते रहो अच्छे से। मिलते हैं हम अगली क्लास में।